मैं विकास कुमार जी का बहुत ही हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने समय निकाला, यहाँ आए, और सभी युवा विद्यार्थी बोलना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि आप सब में सीखने की, जानने की चाह है, और वो चाह जब तक रहती है आप सब विद्यार्थी रहते हो। और इस विद्यार्थी दशा में आपको कोई अगर एक दूर का लाइट भी दिखा दे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको सफ़र तय करने में आसानी चली जाती है। तो एक बार विकास कुमार जी का स्वागत करते हैं। थैंक यू आशीष, थैंक यू रविराज जी, सुमन सर, थैंक यू सिने यात्रा से जो भी लोग जुड़े हुए हैं और हाउस ऑफ वैरायटी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर एंड ऑब्वियसली वेरी हैप्पी टू सी ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग मोर देन अ फुल हाउस। थैंक यू फॉर कमिंग। विकास कुमार जी तो नालंदा से है, और अभी जो सफ़र उन्होंने तय किया है मुंबई की चित्रपट सृष्टि में, वो काफ़ी उल्लेखनीय है। आपने हॉटस्टार की आर्या वेब सीरीज़ हो या फिर काला पानी जैसी वेब सीरीज़ जो अभी काफ़ी चर्चा में है, उन्होंने अच्छा किरदार उसमें निभाया है। CID, खोटे सिक्के, ऐसी सीरियल में भी उन्होंने अच्छे किरदार निभाए हैं, और कुछ अच्छी फिल्म भी की है। परमाणु जैसी फिल्म उन्होंने की है। एक बहुत ही सुंदर फिल्म उन्होंने की है, हामिद। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग देखें उन ऐसी फिल्में। इसके अलावा वो एक डायलॉग कोच और एक्टर के अलावा एक प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक सोनसी नाम की शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है, जो आज हम लोग देखेंगे, और काफ़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है, जो भारत का इकलौता शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जो ऑस्कर क्वालिफाइड है, बेंगलुरु शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, वहाँ की विनर फिल्म है। और शेरा जैसी एक और अच्छी शॉर्ट फिल्म उन्होंने की है, जो अभी मिफ में स्क्रीन हो रही है। और एक डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने प्रोड्यूस की है, गोइंग सोलो। सो अलग अलग भूमिकाएं वो निभा रहे हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से एक आदर्श की तरह हम उनको देखें और उस तरफ चले। और अपनी ये जो जर्नी होती है कि जहाँ हम अपने आप को खोज रहे हैं, हमें क्या करना है, हम कहाँ चूक रहे हैं, उन चूकों को सुधारें और एक चीज़ों को जाने कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो विकास कुमार जी को मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहली बात कि वेलहम स्कूल से वो पढ़े हैं, भारत का सबसे जाना माना स्कूल है देहरादून का। उसके बाद उन्होंने MBA किया, और एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से वो आए जहाँ का सिनेमा से कोई संबंध नहीं था। तो थिएटर और सिनेमा की तरफ आप कैसे मुड़े, और आपका वो जर्नी कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो अगेन मैं कोई एक्टिंग गुरु या टीचर या ऐसा कुछ नहीं हूँ। हाँ, मैंने थोड़ा वक्त बिताया है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, कुछ काम किया है, तो उस जर्नी में जो कुछ सीखा है मैं वो शेयर करूँगा। शायद कहीं आप कनेक्ट कर पाएँ, कुछ चीज़ें आप सीख पाएँ उससे। हाँ, मैं गया में पैदा हुआ, बिहार शरीफ का हूँ मैं, नालंदा का, और मेरे पिताजी डॉक्टर थे। ऑफ कोर्स हमारी फैमिली या दूर दूर तक कोई नहीं था जो सिनेमा जगत से रिलेटेड था। तो मैं जब 12th के बाद, मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था एक्चुअली, तो जब मैंने ये इच्छा जाहिर की घर में कि मैं एक्टिंग प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, वो 12th के बाद कुछ ऐसा हुआ, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान भटका। मैं दिल्ली में रहता था, तो सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में फिल्म फेस्टिवल्स होते थे, वो हम चुपके से घुस जाते थे, भैया अंकल कुछ कुछ कह के, और देख लेते थे चोरी चोरी फिल्में, या कुछ प्लेस देख लिए, तो उस तरफ रुझान बढ़ गया। उसी समय शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी, इन लोगों से प्रेरित हुए। तो पहले तो घर में बोलने में थोड़ा टाइम लग गया। वो मतलब पिताजी बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, लेकिन जैसा एक डिसिप्लिनेरियन भी थे और थोड़ा डरते थे, तो कोई भी चीज़ माँ के थ्रू कहते थे। तो माँ से कहा, पहले माँ तक बात कहने में 6 महीने लग गए, फिर माँ को पिताजी को कहने में 1 साल लग गया कि आपका बेटा जो है, उसमें 1-2 अटैम्प्ट निकल गया मेडिकल का, ठीक है, कि इस तरफ जाना चाहता है। पिताजी सपोर्टिव थे, उनको बस ये इस चीज़ का अफसोस था कि यार मैं किसी को नहीं जानता हूँ, जो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे। यू आर ऑन योर ओन, फाइनेंशियली हम तुमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम अपनी राह खुद बनाओगे वहाँ पे। तो वही हुआ, क्योंकि उस समय हम मनोज वाजपेयी और शाहरुख से प्रेरित थे, और पता चला पढ़ के कि इन दोनों ने, बैरी जॉन नाम के एक शख्सियत हैं, उनसे सीखा था। तो पता लगाया कौन है बैरी जॉन, क्या करते हैं। तो उनका एक थिएटर एक्शन ग्रुप करके, टैग करके वहाँ पे एक ग्रुप था, जो उस समय एक्टिव नहीं था उतना। तो उन्होंने बताया, मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं 3 महीने का कोर्स करता हूँ एक्टिंग का, अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर लें, अगर आपने कभी नहीं किया है।
मैंने पूछा भी उनसे कि कोई क्वालिफिकेशन चाहिए इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने बोला था नहीं, मिनिमम टैलेंट, ऐसा कुछ नहीं, बस मिनिमम टैलेंट, लेकिन मेहनत करने की पूरी, लगन करने की पूरी जो है वो जज्बा चाहिए। तो बस मैंने ज्वाइन किया। मैंने सोचा भी था कि पता नहीं कैसा करूँगा नहीं करूँगा, अपने पिताजी को बोला भी था कि यहाँ अगर लग गया कि ठीक से नहीं होता है तो हम आके पीएमटी देवे फिर से मन से। तो खैर वहाँ पर हमने अच्छा किया। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे ग्रेडिंग वगैरह में, मैंने बैच में अच्छा किया, ए ग्रेड वगैरह मिला, थोड़ा रेयर था उनके साथ, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और वहीं से फिर सबसे पहला जो नाटक है उन्हीं के साथ किया, थिएटर एक्शन ग्रुप फिर से एक्टिव हुआ, और उससे फिर जर्नी आगे बढ़ी, फिर आगे जाके बॉम्बे पहुँचे, अलग अलग चीज़ें की। तो जैसे अभी थिएटर एक माध्यम हुआ अभिनय का, फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि वेब सीरीज़ तो काफ़ी इवॉल्व हुआ है, फीचर फिल्म है, तो आपका हर माध्यम में अलग अलग अनुभव रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा अगर बता पाए कि कैसे एक्टिंग में एक डिफरेंस पड़ जाता है, कैसे प्रिपरेशन में एक डिफरेंस पड़ जाता है? एक्टिंग में मेरा मानना है कि बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग ट्रूथफुल ऑनेस्टी इन एक्टिंग की बात करते हैं, तो जो उसका जो अंदर से जो इमोशनल ड्राइव है वो वही रहता है, चाहे स्टेज पे हो चाहे कैमरा के सामने हो। हाँ, ये है कि ऑडियंस आपकी कितनी दूरी पे है उसका असर पड़ता है। तो अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ जो लास्ट रो में है उनके लिए, लेकिन कैमरा फिर दूरी मेरी बस इतनी है। इनफैक्ट इससे भी, अगर कैमरा इनका ओएस ऐसे लगा हुआ है तो ये मेरा डिस्टेंस है, बस यही फ़र्क पड़ता है। थिएटर कई लोगों को मुश्किल लगता होगा कि कई लोगों के सामने करना है, आपको करते करते शायद रियलाइज़ हो कि थिएटर कैमरा से ज़्यादा आसान है। एक तो होता है कि थिएटर में जब आप घुस गए एक बार, शुरू में थोड़ी सी नर्वसनेस रह सकती है, लेकिन एक बार जब सेट हो गए आप, तो 1.5-2 घंटे का प्ले आप फिर एक फ्लो में निकाल देंगे। कैमरे के सामने किया, आधे 1 मिनट में कट, फिर से वापस आपको इमोशनली वहीं पहुंचना है, फिर एक्शन, फिर कट, और दिन भर ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा, कई बार आप लोगों से कंफर्टेबल हो जाते हैं, कैमरे से कंफर्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। और स्टेज पे मैं यहाँ पे रोने की एक्टिंग करके, मतलब मैंने 2 महीने रिहर्स की है, एक डायलॉग डिलीवरी एक तरीके से बोल रहा हूँ, मैं वैसे बोल लूँगा, बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, मैं बच जाऊँगा। कैमरे को आप चीट नहीं कर सकते। कैमरे में लाइक दे से यू हैव टू लिव दैट मोमेंट। ये कैमरा नहीं, प्रोब है। आप जो नहीं देंगे वो भी वो घुस के लेगा, तो इट विल रीड एवरीथिंग। सो दिस इज समथिंग यू कांट चीट। और हाँ, यही फ़र्क है। उसका जर्म जो है वो वही है। मैंने कभी थिएटर में ये कोशिश नहीं की कि मैं बस ऊपर से कर जाऊं। वहाँ भी मैं उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करता था जो कैमरा के सामने अप्लाई करता हूँ। इसीलिए शायद मुझे, जब मैं थिएटर करता था तो लोग बोलते थे कि ये थोड़ा रियलिस्टिक परफॉर्मर है, ये थिएट्रिकल नहीं करता, ठीक है, और कैमरे के सामने तो फिर वही। और एक चीज़ तो ये भी हो जाती है कि मतलब थिएटर में एक लीनियर वे में सब चलता है, और फिल्म में जब हम जाते हैं तो सीन कभी अगला चल रहा है, कभी लास्ट सीन चल रहा है, फिर उसके बाद फर्स्ट सीन शूट हो रहा है, तो वो बड़ा एक मुश्किल हो जाता है स्विच करना। बहुत उसके लिए आपकी प्रेपरेशन में आऊँगा उस पर, वो बहुत ज़रूरी होती है। आप काला पानी में ही हम लोग फर्स्ट डे मैं 4th एपिसोड कर रहा था, और तब तक मेरी बीवी गुजर चुकी हैं और मेरे बच्चे खो चुके हैं। तो मैंने डायरेक्टर को यही बोला था कि हम सब चीज़ कर रहे हैं, आप प्लीज़ ये ध्यान रखना कि पिछली रात इसकी बीवी गुजरी है ये लगे। हाँ। बाकी सब सीन करते हुए भी हाँ। अगर मैं भूल भी जाऊं, या फिर उसी के अगले सुबह, अगर आप लोगों ने काला पानी देखी है, मैं 4th एपिसोड में गड्ढे में गिर जाता हूँ और 5th में पूरा गड्ढे में ही हूँ। 1.5-2 दिन में गड्ढे में ही बिताता हूँ। तो अंडमान में हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर अलाउड नहीं था गड्ढा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा गड्ढा बनाना था जिसमें मैं गिरता हूँ इस ऊंचाई का। तो अलाउड नहीं था कि अब जंगल में या बीच पे कहीं इतना खोद दें, और अगर खोद भी देंगे तो वहाँ असली के सांप बिच्छू, जो फिर हमारे शो में दिखाए भी गए कि सांप है अंदर, जंगली चींटी है, ये सब असली में आ जाएंगे। तो लेकिन हमें सराउंडिंग का चाहिए था वही, तो हमने वही फर्स्ट 24 आवर्स में आई शॉट द सीन जिसमें मैं गिर रहा हूँ गड्ढे में 4th एपिसोड में, और 5th में निकल रहा हूँ गड्ढे से। सिर्फ गिरना और निकलना, क्योंकि बाहर से लेना था, वो शूट किया। और अंदर जो भी हुआ वो 3 महीने बाद शूट हुआ, बॉम्बे के एक स्टूडियो में गड्ढा खोद के। तो यू हैवंट इवन बिगन शूटिंग, यू टेक अ फ्यू डेज टू वार्म अप, बट
जस्ट टू बी देयर कि अच्छा मेरी वाइफ खो चुकी है, मर चुकी है, मेरे बच्चे खो रहे हैं, उन्हें उन तक पहुंचना है, और मैं गड्ढे में, अब जब मैं गया भी था शूट करने अगली सुबह, और जब मैं गड्ढे से निकलता हूं तो मैं इतना 2-2.5 दिन बिना खाए पिए हूं कि आई एम हेलुसिनेटिंग, और मुझे मेरी बीवी दिख जाती है सामने जो डेड है। तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, वो खुश होगा या जो भी, तो वो मुश्किल था। बस मेरा जो भी तरीका है, मैंने सीन से पहले पहले पढ़ा पूरा कि गड्ढे में मैं कर क्या रहा हूँ, जो 5th एपिसोड में जो भी होगा। फिर मैंने डायरेक्टर को बोला कि आप मुझे डिटेल में समझाइए कि अंदर में क्या क्या झेलूंगा, और उसके बाद हुआ एक्शन, और मैं निकला, एंड थैंकफुली वो फर्स्ट टेक ही ओके हो गया, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो देन दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि फर्स्ट टेक में अगर इसने बिना झेले हुए ये एनर्जी और ये सब दिखा दिया है कि व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू, तो वी आर सेफ, हम ये गड्ढा निकाल लेंगे, क्योंकि गड्ढा बहुत इंपॉर्टेंट था वो 2 दिन का शूट। तो हाँ, ये मुश्किल आती है, पर वो प्रेपरेशन हेल्प करता है, जिस पर मैं बात करूँगा आगे। किरदार होता है जो लेखक लिखता है और दिग्दर्शक जो है उसको विजुलाइज करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसमें जान फूंकने का काम जो है वो एक अभिनेता करता है। तो ये कहाँ से एक रेफरेंस, एक स्टडी जो है किरदार का आप ले आते हो? अलग अलग तरीके के किरदार होते हैं, तो हर बार एक जर्नी अलग ही रहता होगा, उसका कोई फिक्स वे तो नहीं है, लेकिन एक अलग ही जर्नी रहता होगा कि किस किरदार को आपने कैसे खोजा, उसको कैसे फिर अपने आप में संजोया और उसको पेश किया। तो एक कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर तो इसमें हम लोग बहुत लोग एक अप्रोच करते हैं, अभी भी कई लोग पहले करते थे, कि यू नीड टू गेट इनटू कैरेक्टर, इनटू सम अदर कैरेक्टर। वो अब हम लोग ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि यू ट्राइंग टू गेट इनटू एक मेक बिलीव कुछ है, हम उसको एलियन बोलते हैं कि क्या गेट इनटू व्हाटएवर। हमारा मानना है कि वो सारे ट्रेट्स, वो सारे इमोशंस हम सबके अंदर हैं, हम सबके अंदर। अगर मैं एक्सट्रीम्स में बात करूं तो राम और रावण है। हमने अपनी ग्रोइंग अप में, अपनी कंडीशनिंग में जो हमारा माहौल था, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें सप्रेस की हुई हैं, कुछ चीज़ें उजागर की हैं, और जो चीज़ें ऊपर हैं वो हमें डिफ़ाइन करती हैं। कोई जैसा भी, जो भी उसका ट्रेट है वो डिफ़ाइन करता है। तो जब आपके पास कैरेक्टर कोई आता है तो एक्चुअली आप वो ढूंढते हो कि उसके अंदर क्या क्या है, और वो फिर जो आपसे मैच करता है वो रखिए। भैया वो बहुत रिलीजियस है, मैं भी रिलीजियस हूँ, ठीक है, हाँ ये रखते हैं। और जो चीज़ें नहीं हैं वो अपने अंदर ढूंढिए और उनको उजागर कीजिए। यही है, मतलब समझ लीजिए आपको मर्डरर प्ले करना है, जो खून करता है, क्रिमिनल है। अब मैं मानना चाहूँगा हम में से कोई नहीं है, ठीक है, और प्रिपरेशन ऐसी नहीं हो सकती कि अब जाके किसी का खून किया जाए, पता चले कैसा होता है किलर। पर हमारे सबके अंदर कहीं तो हेट्रेड, या जो मर्डर किस चीज़ के लिए करता है कोई, उस एक्सट्रीम इमोशन का कुछ तो एक अंश होगा, ठीक है, कि किसी से नफरत करना या गुस्सा आना। फिर आप उस चीज़ को टैप करते हैं और उस पर काम करते हैं ताकि वो इतना आ जाए कि देन यू कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर। आजकल यूजुअली मोस्ट एक्टर्स यही फॉलो करते हैं कि यू प्ले फ्रॉम विद इन योर सेल्फ रादर दैन मुझे किसी कैरेक्टर में घुसना है। आप उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढूंढिए। उसके अलावा ऑफकोर्स जब अब आप ऐसा कुछ प्ले कर रहे हैं, जब समझ लीजिए टेररिस्ट ही प्ले करना है, अब मैंने ज़िंदगी नहीं देखी है, देन आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, यू रीड, हो सके तो गो एंड मीट अ टेररिस्ट और उसके बारे में पूरा जानिए, ठीक है, और अगर आप लकी रहें तो कोई मिल जाएगा जो सब कुछ शेयर करेगा आपसे। तो फिर वो जो हम एक कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं, बैरी करवाते थे एक्सरसाइज, कि आप पूरी ज़िंदगी का वो पहलू जो है उसके हर चीज़ वो सब नोट कीजिए, और फिर हो सके तो जिए जाके उस जगह। जैसे कई लोग हैं, मैं कुछ लोगों को ट्रेन करता हूँ जो बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज से हैं, जुहू में रहते हैं, बांद्रा में रहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कभी उन्होंने इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं किया है, उनको पता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है, उन्होंने शायद देखा ही नहीं है, और लेकिन फिल्म में किरदार वैसा निभा रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ जाओ एक बार करो तो देखो तो, ठीक है। तो स्टफ लाइक दैट। जितना आपको कोई भाषा पकड़नी है, तो ईजिएस्ट है कि आप जाके कम से कम एक हफ्ता रहिए उन लोगों के साथ। हामिद की बात की आपने, रसिका दुग्गल जो हामिद में हामिद की मदर बनी थी, तो वो कश्मीरी प्ले कर रही थी, तो वो 4-5 दिन पहले जाके उस जहाँ पर हम शूट कर रहे थे उस बस्ती में वहाँ रहीं, और सब औरतों के साथ वो इंटरेक्ट करती थी, और जो लोकल
लाइन प्रोड्यूसर था, उससे उन्होंने अपने सारे डायलॉग्स बुलवाए थे, रिकॉर्ड कर लिए थे, सुनती थी और उस माहौल में जी के फिर आप देखिए तो यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विद हर कश्मीरी, वो एकदम लगती है वहाँ की। लगेगा नहीं कि वो कश्मीर की नहीं है। हाँ जी। अभी हम थोड़ा सा डायलॉग कोच की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो एक बहुत ही अहम काम है कि हम देखते हैं कि अलग अलग फिल्मों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीजन दिखता है हमें। कभी दिखता है कि कैरेक्टर राजस्थानी है, कभी दिखता है मराठी है, कभी दिखता है बिहारी है, लेकिन होता असल में वो कहीं और से है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बिहार में जन्म लिया हुआ आदमी गुजराती कैरेक्टर निभा रहा होता है कभी। तो ऐसे में आ जाता है ऑथेंटिसिटी का बात, कि वो डायलॉग जो वो बोल रहा है वो लगे कि एक गुजराती आदमी का डायलॉग है, ना कि मराठी आदमी का है। या फिर बिहार का रीजन में क्षेत्र में अगर शूट हो रहा है तो लगे कि बिहार का आदमी बात कर रहा है, ना कि गुजरात का। तो इस पे थोड़ा सा अगर आप बता पाए कि ये कैसे प्रोसेस होता है कि जब आपने कई सारे एक्टर्स को ट्रेन किया है, आपका विद्या बालन जी के साथ अनुभव रहा है, गुलाल, इश्किया और कई सारी फिल्मों में आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में आपने कल की कोचलिन और इन सब लोगों के साथ काम किया है। तो ये कैसा प्रोसेस रहता है, क्या क्या होता है इनमें? तो ऑफ कोर्स अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के साथ एक्टर्स आते हैं। कुछ जो बाहर से आए हैं जैसे कटरीना हैं, जैकलीन हैं, उन्होंने यहाँ रह के थोड़ी हिंदी सीख ली है, समझते हैं सब कुछ, थोड़ा बोल लेते हैं लेकिन सफाई नहीं है, तो उन पर प्योरली लैंग्वेज और डिक्शन पे काम करना होता है। कुछ हैं जैसे कोई फिल्म आई जिसमें राजस्थानी डायलेक्ट चाहिए तो राजस्थानी पे काम करना है, बिहार तो बिहार। तो मेरी अब जो काम बढ़ा तो मैंने एक फर्म बना ली, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नाम से है, तो कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जो बेसिक टीम मेंबर्स हैं, हम लोग कुछ 10-12 भाषाएं हम लोग आपस में जानते हैं। तमिल है, पंजाबी है, राजस्थानी है, राजस्थान का जो बेसिक उसमें भी अलग अलग हैं। तो वही है, जैसे सबसे अच्छा आसान तरीका ऑफ कोर्स एक मैटर करता है कि आपका एक्सपोजर कैसा रहा है। अब मेरे ही साथ के हैं, प्रभात हैं, वो FTI में भी पढ़े हैं, JNU में रहे हैं, तो अगर आप हॉस्टल्स में आपने समय बिताया है, आप थोड़ा घूमे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। वो मेरे साथ एक हमने छोटी सी फिल्म की थी हैंडओवर, जो यहाँ दिखलाई गई थी कुछ साल पहले। तो उसमें वो बिहार के नहीं हैं पर उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा, क्योंकि वो हॉस्टल में रह चुके हैं बिहारियों के साथ, दोस्तों के साथ। फिर हमसे उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें सीखी सेट पे। तो बेस्ट तो वही है कि आप उसमें लेज़ी ना हो और फिल्में रेफरेंसेस के लिए मिल जाएंगी, वो देखें। बेस्ट है कि आप उस जगह जाएं और कम से कम एक हफ्ता बिताएं, जितना हो सके लोगों को सुने। और शॉर्टेस्ट कट है कि आप एक एक्टर ढूंढें, कोई अपना साथी या जो भी जिस पर रिलाय करते हैं। जैसे मुझे कभी कभी मराठी टाइप कोई ऑडिशन आया है, तो मेरा एक मित्र है जिसकी परफॉर्मेंस या जिसकी एक्टिंग पर मैं रिलाय करता हूँ, मराठी है, मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम 2-3 बार पढ़ जाओ, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ऑफकोर्स फिर उसको इमिटेट एकदम नहीं करता हूँ, उससे इम्बाइब करता हूँ और फिर अपना एक्टिंग सेंसिबिलिटीज़ जहाँ भी इमोशन डाल के फिर उसे कर देता हूँ। तो एक्चुअली बिगिनिंग इज इमिटेशन व्हेन इट कम्स टू कॉपिंग अ डायलेक्ट और अ लैंग्वेज, और फिर वो सुन सुन के रह के आप उसे इनकॉर्पोरेट कीजिए, वैसा है। तो मतलब ये गिव एंड टेक जैसा होता है, थोड़ा एक्टर की तरफ से भी कुछ आता है, डायरेक्टर की तरफ से भी कुछ आता है, और एक कोच भी थोड़ा सा बता के फिर एक फाइनल एक इवॉल्व होता है जो हम लोग देखते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऑथेंटिक एकदम बिल्कुल प्योर बिल्कुल। लगता है। और यूजुअली क्या होता है कि अगर मैं मतलब ये थोड़ी शिकायत सी है कि बॉलीवुड में एक्टर्स बहुत बिजी हैं, उतना टाइम नहीं देते। हाँ। वरना कई बार हमें ही लगता है कि यार हम बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर थोड़ा और टाइम दे दो। फिर कई बार होता है कि ये चीज़ें थोड़ी इग्नोर हो जाती हैं सेट पे। अच्छा। चलता है, ठीक है, इतना भी नहीं चाहिए, आ रहा है ना, फील आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टर ही बोल देगा आगे बढ़ो। कई बार चलो एक डबिंग एक जगह है जहाँ संभल सकती हैं चीज़ें। तो कुछ लोग जो बहुत कॉन्शियस हैं, जैसे एक फिल्म आने वाली है वेदा 15 अगस्त को, जॉन इब्राहिम की, तो उसमें राजस्थानी की कोशिश की गई है। जॉन नहीं है, जॉन की हिंदी और डायलॉग डिलीवरी पे मैंने काम किया है, बाकी कास्ट पे एक NSD के ही एक्टर हैं, मेरे काला पानी में भी थे, मेरे साथ काम करते हैं, महादेव, उन्होंने काम किया है। उस पर मेहनत की गई है हमने डबिंग पे बहुत, तो होपफुली ऑथेंटिक निकलेगा। तो ये डायलॉग राइटिंग के वक्त भी इसका कुछ मतलब कुछ लोग precaution इनकॉर्पोरेट करते हैं, कुछ लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं कि डायलॉग राइटिंग करके फिर हमें भेज देते हैं कि अच्छा। ये बिहार बेस्ड है या ये गुजरात बेस्ड है, तो इसमें फ्लेवर डाल दीजिए। बहुत अच्छा हो अगर उसी वक्त ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो हाँ, जाएं। मतलब यहाँ के कुछ शब्द हुए या कुछ भी, कैसे हो, ठीक है, हाँ बिहार का बोले बढ़िया, हाँ। तो वैसा कुछ
कोई भी ऐसी चीज़ें। हाँ, जो बारीक चीजें होती है लेकिन वो बड़ा एक कंट्रीब्यूट करती है उसको बिल्कुल बिल्कुल ट्रूथफुल बनाने में। जैसे अब मेरा काला पानी में, और एक और चीज़ है, हो सकता है आप वहाँ के हों, कई बार होता है यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे। आपको मतलब अब जैसे मैं बिहार का हूँ, मुझे मिल गया हामिद में भी मैं बिहारी हूँ, या काला पानी में भी मैं बोकारो का हूँ, तो आप पता लगा सारा इसी में ठूंस दो जितना भी जानते हो कि जितने क्वर्क्स, तो वो गलत है। आप कैरेक्टर जो अलाउ करता है वो कीजिए। तो काला पानी में भी मैंने किया था, उन्हें पता ही था मैं डायलॉग कोच हूँ, वो शायद मेरे काम से खुशी थे। तो छोटी छोटी चीज़ें थी। एक पहले एपिसोड में ही सीन है मेरे बेटे के साथ बातचीत चल रही है मेरी स्विमिंग पूल के पास, जहाँ मैं शुरू करता हूँ कि हम तुमसे भी छोटे थे जब तुम्हारे दादाजी गुजर गए थे, ये लाइन थी। तो मैंने उसे दादाजी डेथ कर गए थे कर दिया था, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें, लेकिन अब वो बहुत सीधा कैरेक्टर था, अब उसमें मैं कुछ अतरंगी डाल देता तो वो फिर गलत हो जाता। वो फिर मैं वो रखूं किसी और रोल के लिए, बहुत मौके मिलेंगे। तो इसलिए मुझे मिले भी थे एक सज्जन, बिहार के ही हैं, राइटर हैं, और अभी थिएटर डायरेक्टर टीचर हैं शांति निकेतन में। वो कुछ दिन पहले बॉम्बे आए थे, मिले थे, हिल्सा के हैं। फेसबुक पे फ्रेंड ने मिले, तो उन्होंने कहा कि मैंने इससे अच्छी, ये उनके शब्द हैं कि इससे अच्छी बिहारी मैंने किसी को बोलते हुए नहीं देखी जैसा आपने काला पानी में बोली। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये तो एडवांटेज है, मैं तो हूँ ही यहाँ का, मैंने अपनी मातृभाषा मगही अपना इस्तेमाल कर ली वहाँ पे। लेकिन तो फिर उन्होंने भी बोला कि नहीं, अच्छा लोग भी आके बिगाड़ देता है, तो फिर बुड़बक हर जगह डालेगा, मतलब जो कैरेक्टर अलाउ नहीं करता है सब कुछ डालना शुरू कर देगा। तो जो कैरेक्टर के मतलब इसमें नहीं है, किरदार में या ट्रेट में नहीं है, लेकिन ओवर पॉपुलर, लेकिन हमको डालना है, ओवर पॉपुलर है। हाँ जी। तो उसको डाल दिया तो उनको लगेगा कि ये ऑथेंटिक। अब जैसे यूपी का कर रहे हैं तो सब में देखिए भौकाल करते रहेगा। जिसका मतलब भी नहीं है डालने का, वो भी डाल देगा भौकाल। और आपका जो अभी अनुभव रहा है डायलॉग कोच की तरह, तो आपने तो कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया है, तो कुछ आपके जहन में हो कि हाँ मतलब ऐसे भी काम होता है या ऐसे होना चाहिए? बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। जैसे कि उड़ान में, मैंने उड़ान देखी होगी आप सबने, उड़ान में भी सर ने काम किया है, तो एक बच्चे का और काफ़ी मतलब उस पर काम किया वो लगता है। चलिए, ये मैं भूल जाता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और बच्चे भी हैं यहाँ पे। तो उड़ान में जो लड़का था रजत बरमेचा, जो लीड था, उसको विक्रम मोटवानी मुझे जानते थे। मेरा जो पहला काम था ऑन कैमरा, एक शॉर्ट फिल्म है यूट्यूब पे है, शानू टैक्सी, उसको उन्होंने शूट किया था, वो कैमरामैन थे उसके। तो उन्होंने भेजा कि यार मैंने लीड लिया है, ही लुक्स वेरी गुड, ये पोस्टर पे बहुत अच्छा लगेगा। और वो लगभग 35 ऐड तब तक कर चुका था, धोनी वगैरह इन सब के साथ, तो बहुत कॉन्फिडेंट लड़का था वैसा, कि कैमरा वैमरे से उसे कुछ नहीं होता था। लेकिन उड़ान जो रोल था वो बहुत ही इंटरनलाइज करने वाला रोल था, कि उसकी माँ नहीं है, बाप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और उसका ऐसा सिचुएशन है कि उसे बोर्डिंग में डालते हैं और छुट्टियों में बाप उसे घर नहीं बुलाता, तुम वहीं रहो, तो वो अकेला हॉस्टल में रहता है। तो 10 दिन का वर्कशॉप था, वो मेरे घर आता था, 9 दिन हमने करवाए, कुछ चीज़ें मैंने कोशिश की, करता था बेसिक। लेकिन उसमें एक वो था कि अब करें हड़बड़, वो कैरेक्टर में घुसना जिसे बोलते हैं, या फील करना, वो सब नहीं कर पाता था। मैं उसे बोलूं कि जैसे मैंने ऐसी ही सिचुएशन दी, और मेरा अक्सर ये होता है कि मैं कोशिश करता हूं कि फिल्म में जो स्क्रिप्ट में सीन्स हैं वो ना करूं, इसके पहले क्या हुआ होगा या कहाँ से वहाँ पहुँचे, ऐसा कुछ मिलता जुलता करूं। तो उसको मैंने ऐसे ही सीन दिया था कि इमेजिन आप पहली बार आज के दिन सब लोग चले गए हैं, हॉस्टल में हैं, सारे लड़के गए आपके दोस्त, आप शाम में डाइनिंग हॉल गए, वहाँ खाना खाया आपने, और आप आए हैं, और अब आप जिस रूम में आए हैं 6 और बेड हैं, सबकी बेडिंग में, खुद हॉस्टल में पढ़ा हूँ, रोल्ड है, आपका एक बेड है, आप अकेले हैं। अब आप आइए एंड लेट्स सी व्हाट यू फील, व्हाट यू डू। तो मैं अपने बेडरूम में करवा रहा हूँ, बाहर से ड्राइंग रूम से आ रहा है, तो मैं बोलूँ आ जाओ एक्शन, तो घुस जाए सीधे, या मैं एक्शन नहीं, मैं बस बोलूँ कि आ जाओ व्हेनेवर यू फील, वो तुरंत आ जाए। तो मैं बोलूँ अरे रुक जा, थोड़ा सोच के आइए वो, मतलब। तो मैंने बोला कि यू काउंट 20 एंड कम, और यू हैड टू गाइड इन दिस वे। तो इसे सर 10 में आ जाऊँ, ठीक है, तो वो वैसे ही रहता था। खैर लास्ट डे आया, और मुझे लगा कि यार मैं ना इसको तोड़ नहीं पाया हूँ, कि जब ये इसका जो अंदर एक ये ऊपर कर जाता है। तो एक सीक्वेंस था फिल्म में, जहाँ
रोनित रॉय, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है फिल्म में। उनसे कॉन्फ्रंटेशन होता है, उसके पिता बने हैं, और वो अपने फादर से लड़ रहा है कि आपने मेरे छोटे भाई को मारा, हाँ मारूंगा, ये वो करके एंड में यही मार देता है अपने बाप को एक पंच। ठीक है, तो मैंने बोला करते हैं आज। तो उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी कि अच्छा तुम ऐसे गलत वीडियोस देखते हो, तुम सिगरेट पीते हो, ये सब वो सब। तो मैंने शुरू कर दिया कि मैं बोला यार ये लो सिगरेट, ये लो पियो, ठीक है। मैंने बोला तुम ये करते हो, तो वो आगे बढ़ नहीं रहा था, तो मैं ही फीड कर रहा था कि हाँ मैं मारूंगा अर्जुन को, तुम्हारे छोटे भाई को, क्या कर लोगे। तो वो बोल रहा है नहीं, क्यों, कैसे मार सकते हो, ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने बोला मारूंगा, लो तुम्हें भी मारा मैंने एक। ठीक है, तो वो हंसने लगा, अरे सर। मैंने बोला हंस क्यों रहे हो, एक और मारा, फिर हंसने लगा। तो फिर ऐसे ही करते, देन आई वांटेड हिम टू आई सेड मारूंगा, मैं अर्जुन को मारूंगा। तो फिर उसे अचानक कुछ हुआ, उसने मुझे पकड़ा, ठीक है, और हम लग गए एकदम मारा मारी में। मैंने बोला साले, वो भी बोल रहा मारेगा तू मेरे भाई को, ये अगेंस्ट द कबर्ड, बेड पे धाड़ धूड़ कुछ हुआ। फिर फाइनली उठे, मैंने बोला जाओ, हो गया वर्कशॉप। और वो मुझे दिख गया कि थोड़ा हिल गया है, कि मतलब उसे लगा, उसके अंदर आ गया कि तुम साले मेरे छोटे भाई को बेड से मारते हो। वो गया उस दिन ऑफिस, उड़ान का जो प्रोडक्शन ऑफिस था, वहाँ विक्रम और विक्रम थे कि नहीं पता नहीं, बाकी लोग बैठे हुए थे। तो ये यूजुअली जाता था, तो नया नया सेलफोन था, ये टक टक कुछ करते रहते, मतलब इसके अंदर कुछ चलता रहता था। लोग चाहते थे ये शांत चुपचाप बैठा रहे, वो है कैरेक्टर। तो उस दिन जाके ये चुपचाप बैठा हुआ था एक साइड में। तो थोड़ी देर बाद लोगों ने नोटिस किया कि क्या हुआ, मतलब कुछ हो गया क्या, ये रजत ऐसा तो नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं, वर्कशॉप से आ रहा हूँ विकास सर के साथ। तो क्या हुआ, नहीं थप्पड़ें लगी और जो तो कुछ हुआ क्या, अरे नहीं बहुत अच्छा हुआ जो भी। खैर ये हो गया, कट टू फिल्म जाके शूट हुई। तो कई बार होता है कि पहला कट ट्रायल रखते हैं या कुछ रखते हैं, तो बुलाते हैं जो लोग जुड़े हुए हैं कि अपना फीडबैक दो कैसा लग रहा है। तो मुझे भी बुलाया गया था, मैं था, रोनित रॉय थे वहाँ पे। तो रोनित रॉय से जब मैंने इंट्रोड्यूस किसी ने किया कि विकास ने ट्रेन किया था, तो उन्होंने बोला अरे तुम हो कल्प्रिट। तो मैंने बोला क्या हुआ, तब उन्होंने कहानी सुनाई कि जब वो सीन हो रहा था तो इसको एक अजीब ही गुस्सा आ गया, और इसको ऑफकोर्स आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपने नाक पे मारा, तो मारा और वो गिरे तो उठे ही नहीं। तो वो गिरे और उठे तो खून, ठीक है। और उसके कारण शूट उनका रोकना पड़ा, उनको फ्लाई डाउन करना पड़ा, ये सब। तो बोले यार अच्छा किए तुम, जो भी ये हो गया था, ये छोटा सा इंसिडेंट था। काफ़ी समझने वाली बात है कि किस तरह से किरदारों को खोला जाता है और किस तरह से समझाया भी जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने बैठ गए और बैठ के आपको सिखा दिया और सीख गए, अलग अलग तरीके खोजने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ तक पहुँचने के मतलब कोशिश करता हूँ कि एकदम उस समय दैट इज़ द सब्जेक्ट, और मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल कोशिश करता हूँ। इवन व्हेन आई एम ट्रेनिंग कमेंटेटर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ मैं। हाँ, तो वो कोशिश वही होती है कि वहीं के वहीं करा के सुधार लाएं। और फनी इंसिडेंट्स भी हैं। बहुत कॉमन एक्सरसाइज है अपनी ज़बान खोलने के लिए, इसको ऐसे पेंसिल मुंह में डाल के फिर पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं, कम से कम 15-20 मिनट। ये मैं कई एक्ट्रेसेस को करवा चुका हूँ। अच्छा, बॉम्बे में ये भी होता है, छोटे घर होते हैं हमारे। हाँ। तो कई बार ना मुझे दिखाना होता है कि अब क्या गड़बड़, तो मैं अब हीरोइन को सिखा रहा हूँ और मैं देख यहाँ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यार ऑड मत लगाइएगा कि मैं आपके होठों को देख रहा हूँ कुछ। फिर होता है कि मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है, ज़बान कहीं जानी चाहिए, कहीं और जा रही है। तो मैं बोलता हूँ मिरर है, तो बोलते हैं नहीं मिरर तो बाथरूम में है, चलिए बाथरूम। तो कई बार ये भी हो चुका है, बाथरूम में सेशंस हो चुके हैं मिरर के सामने कि देखिए कैसे खुल रहा है मुंह, कैसे क्या। तो ऐसे जैसे मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो एक तो चाहते हैं कि कभी अभिनेता या अभिनेत्री बने, अभिनय के क्षेत्र में जाए, और ये समझने की शायद आज यहाँ कोशिश कर रहे होंगे कि कहाँ से रास्ते खोजे, उस रास्ते पे चलने के वक्त क्या क्या किया जाए। और कुछ लोग होंगे जो जानना चाहते कि असल में होता कैसे है भाई ये सब चीज़, मतलब अभिनेता कैसे काम करता है या फिर उनसे कैसे काम करवाया जाता है। तो जैसे आपने एक सिंपल सी एक्सरसाइज अभी बताई, काफ़ी कारगर एक्सरसाइजेस हैं। एक अभिनेता के तौर पे उभरने के लिए आप अभिनय सीखने के अलावा क्या क्या करते हैं और उसको निखारने के लिए क्या क्या करते हैं? एक तो
एक्सपीरियंसेस लीजिए, जाइए बाहर, जितना घूम सकते हैं अकेले, बस में, ट्रेन में, दुकानदार, सब इंटरेक्शन जितना आप जब, क्योंकि हम तो पर्दे पे लाइफ ही दिखा रहे हैं, उस लाइफ को आप ही ने नहीं देखा है, तो फिर आप उसको उतारिएगा कैसे? इसलिए जैसा मैंने कहा, ये स्टार सन्स डॉटर्स हैं, इन लोगों की थोड़ी सी प्रिविलेज्ड लाइफस्टाइल इन्होंने जी है, तो मैं इन्हें हमेशा बोलता हूँ कि जाओ, बस में कभी बैठे हो? नहीं, बस पकड़ के जाओ, जुहू से मलाड तक जाओ, देखो क्या, टिकट लो खुद से, ठीक है, जाओ देखो क्या होता है। तुम्हें ज़्यादा लग रहा है कि कभी नहीं किया है, तुम अपने ड्राइवर को बोलो पीछे से गाड़ी लाते रहेगा, जब तुम ऊब जाओ उतर के फिर गाड़ी में बैठ जाना, ठीक है। ये सारी चीज़, लोकल ट्रेन लो, जैसे मैं एक से बात कर रहा था, कभी ली है ट्रेन और कुछ स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे जिसमें ट्रेन में ही है कहानी, तो बोलता है नहीं, बस एक बार ली है, जब वानखेड़े में फाइनल हो रहा था, पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था, वर्ल्ड कप फाइनल 2011, तो हम लोगों को कोई और चारा नहीं था, तो फर्स्ट क्लास ट्रेन में घुस गए। मैंने बोला वो भी तुम 2 गार्ड के साथ घुसे होगे, खुद तो टिकट लिए नहीं होगे, तुम बस घुस गए। तो यही सब चीज़ें, पहली चीज़ है आप जितना लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मैंने सिजेरियन ऑपरेशन देखा है, मैंने हर्निया, ये सब, तो अब मुझे कभी करने का मौका मिलेगा तो वो सब मैं ला सकता हूँ काम में। दूसरा, अब तो ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये अच्छा है, यहाँ पर थिएटर एक्टिव है, ठीक है, ये कीजिए, ऑनलाइन कुछ कोई भी कोर्स समझ में आता है वो कीजिए, एक्सरसाइजेज जो सिखाए जाते हैं वो घर पे करते रहिए, पढ़िए, पढ़ने से बहुत कुछ सीखता है आदमी, कहानियाँ पढ़िए, वो बड़ा ज़रूरी हो गया, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे हम लोग आसानी से मुड़ते हैं तो मनोरंजन की तरफ मुड़ते हैं, ये नहीं सोचते कि कहाँ से कुछ सीख पाए, और बहुत कुछ मिलता है तो ये भी नहीं सोचते कि क्या सीखे, सब तो नहीं ले सकते। और अभी बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप अपने आप को ना करके, सबके पास कैमरा है, हाँ, हम लोग के टाइम में तो नहीं था, तो आप करिए, आप एक ऑडिशन सीन लेके करिए, देखिए, हो सके तो मैं भी अवेलेबल हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं, मैं तुरंत फीडबैक भी दे दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, सीखते रहिए ऐसे ही। एक जर्नी, सेल्फ क्रिटिसाइजेशन भी जरूरी है। नहीं, वो बहुत है, और अब तो बहुत एडवांटेज है, हम लोगों को तो कोई गाइडेंस ही नहीं था पहले, अब तो यहाँ बैठे आप बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपना काम भेज सकते हैं, अगर हिम्मत हो, आपको वाकई लगता है कि बहुत अच्छे हैं, आप खुद अपना काम यूट्यूब पे डालें, बस वायरल होने की देर है। हनी सिंह ने पहला वीडियो यूट्यूब पे डाला था, हाँ, अब वो हनी सिंह बन गए। या फिर भुवन बाम जो है आज, वही मतलब सोशल मीडिया से एवेन्यूज सारे हैं, आपको थोड़ा सा सीखने के भी हैं, करने के भी हैं, काम पाने के भी हैं, खाली रील्स में बर्बाद मत होइए वो जो टिपिकल रील्स होते हैं, अगर काम करना है तो उस मुताबिक फिर काम कीजिए, और सब अवेलेबल हैं, सब सारे कास्टिंग, टॉप 10 कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम हैंडल सब हैं, लोग चाहते हैं भाई, अगर आप में टैलेंट है, लोग चाहते हैं, आप बॉम्बे जाइए, कास्टिंग डायरेक्टर्स रो रहे होते हैं कि सर कोई एक्टर ही नहीं है अच्छा, बोला क्या बात कर रहे हो, ये तो गढ़ है, नहीं सर अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आप में है, बहुत आसान है आजकल। सर थोड़ा अगर ये बता पाए, अगर यहाँ कोई नहीं जानता है तो वो जान जाएगा कि ये कास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ऑडिशन का ये जो सिस्टम बना है, ये कास्टिंग डायरेक्टर एक पोज बनी हुई है, या फिल्मों में हम जो किरदार देखते हैं कैसे चुने जाते हैं, क्या होता है, थोड़ा इस तरफ अगर। कास्टिंग में हम लोगों के टाइम जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो थोड़ा मुश्किल था, इन द सेंस कि एक बना हुआ था कि पोर्टफोलियो सबको खिंचाना है, और पोर्टफोलियो में उस ज़माने में 20-20, 25-25 हज़ार लगता था, कोई भी थोड़ा ठीक ठाक फोटोग्राफर भी, डब्बू रत्नानी तक आप चले जाइए तो 50,000 लेते थे, आज तो पता नहीं क्या ही लेते होंगे। और उसमें एक फिक्स्ड बना हुआ था कि एक फुल लेंथ, एक मिड लेंथ, एक क्लोजअप, इंडियन में, वेस्टर्न में, हर आदमी फिर एक शाहरुख खान वाला बास्केटबॉल लेके पोज मारेगा, हर आदमी एक सिगरेट लेके कुछ पोज मारेगा। थैंकफुली वो सब अब नहीं है, आपको एकदम क्लीन, जैसे आप दिख रहे हैं वैसा चाहिए उनको, और थैंकफुली अब हार्ड कॉपीज़ नहीं बनानी होती, हम उस समय वही 4-4 रुपया 6-6 रुपया लगता था एक एक कॉपी का, और हम 8-8, 10-10 अलग अलग फ़ोटो लेके घूमते रहते थे। जहाँ कोई नहीं लिया, समझ लीजिए गए फ़ोटो के साथ की रख लीजिए, वो बोला नहीं ज़रूरत नहीं है, तो मतलब आप फिट नहीं है वहाँ पे, तब भी दुखी होते थे। किसी ने सारे रख लिए तो आपको लगे ले गया 50 रुपया, ठीक है और प्रिंट कराना पड़ेगा, उसमें भी दुख होता था। अब अच्छी बात यह है कि आप
फोटोग्राफ्स दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और एक बेसिक इंट्रो वीडियो जो मैं जानता हूँ, मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं हूँ, मैंने कभी ये किया नहीं, आई गॉट लकी दैट वे। लेकिन वही है, एक इंट्रो वीडियो दीजिए जिससे कि आपकी पर्सनालिटी उन्हें समझ में आ जाती है कि ठीक है, ये लुक है, ये एज है, हम इसको किस ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो उनका जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनका पूल होता है, उनके फोल्डर्स बने हुए हैं, ये लुक, ये एज, और फिर उसके मुताबिक आपको बुलाएंगे। थोड़ा सा ऑफकोर्स जैसा हर इंडस्ट्री में है कि अगर कुछ कनेक्शन है, कुछ कहीं है, कोई आपके लिए, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके लिए 2 शब्द वहाँ बोल दूँ, तो उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं कि हाँ वो मिल लेगा। अल्टीमेटली काम लेकिन तभी देगा जब आप अच्छे हों। यही है। बाकी तो वो थोड़ा बहुत आप उसे फेवरेटिज्म कहें, ये सब, वो सब तो हर जगह होता है। लेकिन चीज़ें अब कहीं ज़्यादा आसान है। आप यहाँ बैठे, गांव में बैठे अपना कोई भी शो रील या ऑडिशन बना के भेज सकते हैं, और आप वाकई अच्छे हैं तो वहाँ बैठे हुए लोग चाहते हैं कि आओ। और अब तो कंटेंट भी वैसा बन रहा है OTT की वजह से कि हर तरह के रोल, हर तरह के लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। हाँ, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस अभी क्रिएट हो गया है। पहले जो था एक साँचे में सारा बिल्कुल चीज़ चल रहा था, बिल्कुल। और अब तो हर तरह के किरदारों की एक रिक्वायरमेंट है, और हर तरह का आदमी सोच सकता है कि हाँ, मैं अगर मुझ में चाह है तो मैं उस राह में बढ़ूँ। जी। और ये सर डायलॉग कोच और इस तरफ अगर किसी को बढ़ना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? भाई अगर आपका टैलेंट है वैसा, जैसे मैं गया था ऑफ कोर्स एक्टिंग करने, मुझे पता नहीं था कि डायलॉग कोच नाम की कोई चीज़ भी होती है, किसी को शायद उस समय नहीं पता था। बम्बई भाई महंगा शहर है, काम मिलना मुश्किल है, काम नहीं कर रहे होते हैं तो वैसे ही परेशान होते हैं, दिन भर आदमी खाली चाय सिगरेट बैठा हुआ है नीचे, चल रहा है भाई, रात में दारू भी चल गया अगर पैसा है तो, यही सब होते रहता है, टाइम बर्बादी, और फिर दिमाग ख़राब, कब तक रहें, घर चले जाएं वापस, ये सब। तो टू अर्न योर बेसिक ब्रेड एंड बटर, टू लेट द किचन रन एंड टू जस्ट सर्वाइव देयर मेंटली सेन, ज़रूरी है कि आप कुछ अपने आप को व्यस्त रखें। तो मैं लकी था, ये चीज़ मेरे सामने आ गई एक अपॉर्चुनिटी, और लकी था कि वो इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। शुरू से बैरी जॉन के दिनों से ही लोग कहते थे कि मेरी एक्टिंग में मेरे आवाज़ या डायलॉग डिलीवरी का एक अहम रोल है। तो वैसे ही करते हुए काम मिला, और फिर मुझे लगा हाँ यार, ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो ये भी करते हैं। और जब एक्टिंग का काम मिलने लगा, थोड़ा बिजी हो गए, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कंपनी बना दी और लोग जोड़ लिए, जिसमें सारे एक्टर्स ही हैं जो कि जिनका अगेन एक उनके पास एक टैलेंट है डायलॉग कोचिंग का। डायलॉग कोचिंग एक चीज़ है, ऐसे ही कई लोग जाके वहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं। बेसिकली हमें क्रिएट करने में मज़ा आता है, हमें क्रिएटिव फील्ड में मज़ा आता है। तो अक्सर लोग जाते तो हैं शाहरुख खान बनने, सब नहीं बन सकते, लेकिन आप वहाँ रह के आपको कुछ ना कुछ और मिल जाता है, विच बिकम्स योर कॉलिंग। कोई आदमी राइटर बनने की तरफ लग जाता है, कोई डायरेक्शन की तरफ, कोई प्रोडक्शन करने लगता है, अलग अलग चीज़ें। वैसे ही एक डायलॉग कोचिंग है। बहुत बार शुरुआत तो इन्हीं 2 चीज़ों से आई गेस होती है कि मतलब एक तो कहानी कहना चाहता है या कहानी में दिखना चाहता है, लेकिन बाद में उस प्रोसेस में पता चलता है कि हाँ, बहुत सारे अलग अंग भी है, हम उस तरफ भी मुड़ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से भी क्रिएटिविटी या क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है हमारे बाहर आ सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों के बारे में बताएं। अभी आपने प्रोड्यूस की है शॉर्ट फिल्म्स, तो अभी आप ये अनुभव आपका कैसा रहा? एक अभिनेता थे आप, फिर अलग से अनुभव आपका रहा होगा। ये अगेन एक नेचुरल एक्सटेंशन है, आप वहाँ पर रह रहे हैं, आपका मज़ा आता है कहानियाँ कहने में आपको। मेरे साथ एक एडवांटेज है कि मेरे मित्र हैं सबसे अच्छे पुराने, शारिब खान नाम से, पटना ही के हैं, शास्त्री नगर के। साथ में हम लोग पढ़े हैं, पूरी स्कूलिंग साथ में की है, तो उसका था काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने मिलके खान एंड कुमार नाम से कंपनी खोली है, शारिब खान वो, विकास कुमार मैं, और हमने शुरुआत की है शॉर्ट फिल्म से। 3-4 शॉर्ट फिल्म्स बना चुके हैं, 3-4 डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं अभी अलग अलग स्टेज में। वी वुड लाइक टू बिलीव कि अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो सब घाटा में ही है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री से कोई ऐसा मार्केट नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका कुछ मार्केट बने, कुछ, ताकि हम लोग इसको सस्टेन कर पाएँ। तो हाँ, आगे जाके कोशिश है कि शायद फिक्शन में जल्दी प्रवेश लें, छोटी मोटी फिल्म बनाएं। बहुत अच्छी पहल है। उसी के एक्सटेंशन से अब मैंने एक ऑडियो ऐप भी चालू कर दिया है, वेलवेट नाम से। अभी सॉफ्ट लॉन्च हुआ है, इसके बाद जब भी आप जाएं बाहर, एंड्रॉयड वाले कम से कम, आई थिंक iOS आया है कि नहीं पता नहीं, पता लगा लूँगा,
वेलवेट ऑनलाइन सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करें। हम लोग कहानियाँ कह रहे हैं, अभी फर्स्ट राउंड ऑफ स्टोरीज हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो और देखते हैं कहाँ जाता है वो। मेरा जितना एक्सपीरियंस है लोगों को सिखाने का, वॉइसिंग में, डायलॉग में, उसका मैं इस्तेमाल करके, और जो भी बिहाइंड द सीन्स एक्सपीरियंस है उसको यहाँ डाल रहे हैं हम लोग। काफ़ी एक दूसरे से अलग मतलब भूमिकाएं हैं जो आप निभा रहे हैं। हाँ, मैं फंस गया हूँ मैं, बाप रे। लेकिन वो एक्टिंग सबसे एनरिच ही करती है एज एन। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मज़ा आ रहा है। हाँ, सब तरफ से उस चीज़ को देखना और इन सब में सबसे आसान तो नहीं कहूँगा, एक्टिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे कंफर्टेबल है। मतलब अगर आप डायलॉग कोच हैं तो आपको वैनिटी वैन तो मिलेगा नहीं, प्रोड्यूसर हैं तो ऐसे ही आप सब, आपको पर पैसे चाहिए, सबका सबको चाहिए आपका। और वेलवेट क्योंकि शुरुआत हो रही है तो मारे मारे फिर रहे हैं सारे डेडलाइंस मीट करने के लिए। एक्टर हैं, पहुँचिए, आपको मतलब वैनिटी मिलेगा, एसी में बैठिए, जब आपका शॉट होगा बुलाया जाएगा, पैसे भी कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ठीक है, आई हैव चोजन दिस, मैं खुश हूँ। इट अलाउज मी कि एक्टिंग में जो बहुत कुछ अच्छा हो तो वही करें, सब कुछ ना करें। जिधर आपका नैसर्गिक मुड़ाव हो जी वहाँ आप जी जी बड़े आगे तो आपकी भी प्रगति ज़्यादा होगी। जी। हम लोग अभी आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना चाहेंगे, अगर किसी को कुछ। जी प्लीज़ मैम। सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्सेस में आए, मल्टीप्लेक्सेस से हम ओटीटी में आए। हालांकि ओटीटी थोड़ा लंबा हो गया है। ओटीटी में बहुत सारे एक्टर्स हमें ऐसे मिले हैं, सीमा मावा जी हैं, हमने उनको देखा है ओटीटी पर। उसके पहले फिल्म्स में सिंस कैरेक्टर प्ले कर रहे होते थे तो बहुत ध्यान नहीं जाता था हमारा। लेकिन ओटीटी जब से आया है, स्पेशली पोस्ट कोविड, ऐसा हुआ है कि लोगों ने ऐसे मल्टीप्लेक्सेस स्क्रीन्स जाने बंद कर दिए। दैट बहुत एविडेंटली हमें पता भी चल रहा है, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनकी मूवीज नहीं चल रही है। तो ये जो गैप है, क्योंकि इंडस्ट्री तो स्क्रीन से चल रही है अभी, तो ये गैप कैसे फिल करेंगे ओटीटी और स्क्रीन के बीच का? ये अभी आई थिंक वो एक चर्निंग है जो चल रही है अभी ना, अभी भी इट्स इन द मिडल ऑफ। पहले क्या था, थिएटर था, मेन स्ट्रीम सारा उधर आता था। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेयर्स आए, वो थोड़ा सा एजी कंटेंट, थोड़ा सा डार्क कंटेंट, थोड़ा सा हटके कंटेंट करते थे। कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, अचानक ओटीटी को, अब सब लोग ओटीटी देखने लगे। भाई दिन भर क्या करें, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो कई लोग जो किसी पे नहीं थे सब आए, तो अचानक ओटीटी को कंटेंट चाहिए था, तो ओटीटी ने भी कंटेंट और लेना शुरू किया। फिर ओटीटी को रियलाइज़ हुआ, मतलब पहले कुछ महीने ये चला, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, उन्हें लगा हम रुकेंगे। ओटीटी उन्हें नीचे लगता था कि कहाँ बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे आएंगे, तो रुकेंगे, रिलीज़ करेंगे, कभी तो ख़त्म होगा। उन्हें रियलाइज़ हो गया 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बेटा ये तो बंद नहीं हो रहा है, तो आओ ओटीटी पे। ओटीटी वालों को भी लगा अरे वरुण धवन की फिल्म आ रही है, संजय दत्त की आ रही है, अक्षय कुमार की आ रही है, वो भी मुँह मांगा पैसा देने लगे। उसमें हम लोगों की हालत ख़राब हो गई कुछ फिल्मों की, तो वो हुआ है। अब क्योंकि ओटीटी इतना चल गया है, और आप देखेंगे कि अभी मैक्सिमम इवन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एक बड़ा टीवी लग गया है, ठीक है। आप एनुअल सब्सक्रिप्शन दे ही रहे हैं, आपको पता है महीने भर के बाद पिक्चर यहाँ आ ही जाएगी, जिसको आप सबने, अब बहुत लोग तो वो साउंड बार वगैरह भी रखे हुए, होम थिएटर टाइप एक्सपीरियंस है, तो लोगों को लगता है कि यार इसको हम जब आएगी तब देख लेंगे, और फिर आप जब मन चाहे देख सकते हैं, रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकते हैं, हर आदमी अलग अलग देख सकता है बैठ, और 0 पैसे में देख सकता है, तो क्यों वहाँ देखें। हाँ, जब बिग टिकट फिल्म होती है, शाहरुख खान की फिल्म आ रही है यार, पठान, जवान, तो बस वो बचे हुए हैं, बीच का तो थोड़ा भी डामाडोल चल रहा है। उसमें ये अच्छी बात ये हुई है कि जो आप बोले कि कई स्टार्स की भी फिल्में नहीं चल रही हैं, वो दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स, कि मतलब आप कुछ भी आप बना दीजिएगा वो नहीं चलेगा, आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि ओटीटी से एक अच्छी चीज़ हुई है कि पीपल हैव बीन एक्सपोज टू गुड टैलेंट, गुड कंटेंट। वही अब शाहरुख खान जैसे हों तो अलग बात है, वही 2-3 ही बचे हैं और कोई नहीं है। रीजन रेस्ट्रिक्शंस जाके अभी डाइवर्स, और वो भी अच्छा सिनेमा बनाएंगे तब, जिस दिन एकदम ही वैसा रहा कि वो कंटेंट अच्छा नहीं है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सिने यात्रा। हाँ हाँ, जब हम थिएटर करते हैं तो सीन वाइज इमोशंस का ग्राफ होता है कि पहले ट्रांजिएंट इमोशन से परमानेंट इमोशन तक, जो मतलब एक तरह से एक कहीं पे हमको रीच करना है, और उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं एक इमोशन से और जाकर वहां पे रीच किए। जब फिल्म एक्टिंग होती है तो वो तो बार बार करना होता होगा, तो उसमें कितना डिफिकल्टीज
आती है? हाँ वही सब मैं नोट्स ला के आया था, लेकिन इतने क्वेश्चन आंसर हो गए कि वो रह गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको एड्रेस करूँ। आप बोलिए ना सर, क्या बोल रहे थे? फिर मैं इसमें ये इनका कहना चाह रहा हूँ कि सर बात तो डायलॉग को से रिलेटेड ही सवाल है इनका कि कैटरीना कैफ या रणवीर फाकरी को हिंदी सिखाना समझाना तो समझ में आता है। आपने रवीश कुमार को भी ट्रेन किया है, नसीर साहब को ट्रेन किया है, कैसे विद्यार्थी हैं? रवीश तो बहुत अच्छे हैं। रवीश मुझे याद है बहुत पहले की बात है, मतलब अगेन सिखाऊंगा क्या, लेकिन अगेन क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की समझ है, तो जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ तो मैंने किया है। पहले वो जो लाउड एक जो हर जर्नलिस्ट कोई भी चैनल पे जाओ तो चीख चीख के बोल रहा है, थोड़ा सा उनका भी वैसा था, थोड़ा हाई पिच था, थोड़ा सा जो हम लोगों का है सिंग सॉन्ग वाला बिहारी वाला आता है वो था, तो उन चीज़ों पे मैंने थोड़ा सा बोला था। बट ही इज़ ब्रिलियंट। वो तो मुझे कुछ ज़्यादा ही इज्जत देते थे। मैं एनडीटीवी में घुसता था तो उनका एक कैबिन था, वो उड़ जाते थे, खड़े हो जाते थे, और फिर वो हमेशा वो सबसे नीटली ड्रेस्ड पूरे ऑफिस में रहते थे। तो मैं बोलता भी था कि यार आप ये एकदम जो चकाचक एकदम हमेशा रहते हैं तैयार, तो वो बोलते थे कि आपको क्या पता कब आ जाए कि हमको वो देना है, पीस टू कैमरा करना है, तो हम थोड़ी मतलब ठीक लगने चाहिए, जो कि बहुत अच्छी सोच थी। और बाकी तो अब उनकी अचीवमेंट्स इतनी सही हैं, और मतलब जो सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है तो और क्या इंस्पिरेशन है वो बहुत बड़े। नसीर साहब मैं भी इश्किया में जब लगा था तो मुझे बाकियों के लिए बुलाया गया था। अब उसमें था कि थोड़ा सा भोपाली फ्लेवर चाहिए। अभिषेक चौबे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा भी था कि मेरी फिल्म का नाम इश्किया है, डायलेक्ट नहीं है, तो बस हल्का सा एक आ जाए। तो मैंने अपना होमवर्क किया भोपाली पे, विद्या के लिए थोड़ा बहुत भोजपुरी, हिंदुस्तानी, क्योंकि वो पोइट्री पढ़ती थी उसमें ऐसा कुछ। तो पहले ही दिन मैंने देखा कि नसीर साहब फॉलो नहीं कर रहे। मैंने उनको बस ऐसे ही बोला, पहले वर्कशॉप में बोल दिया था। मैंने अभिषेक चौबे डायरेक्टर को बोला था कि भाई उनको भी करना पड़ेगा, तो बोलो उनको मरना है, कौन करेगा। तो हमें लगा कि हम सब ने एज्यूम किया था कि उन्होंने भोपाल एक्सप्रेस नाम की एक फिल्म की है, तो उन्होंने कुछ किया होगा, वो लेके आएंगे। तो जब पहले दिन पहला सीन हुआ तो अरशद को मैंने कुछ चीज़ें जाके बताई थी, वो फॉलो कर रहे थे। मैंने एक पूरा 2-3 पन्नों का प्रिंट आउट निकाला था कि भोपाल के कल्चर के ऊपर क्या क्या बेसिक टेंडेंसीज होती हैं, नून चाय से लेके वो कई सारी चीज़ें, कि एक फ्लेवर मिल जाए, क्या भाषाएं, कैसी गालियों से शुरुआत होती है सबसे पहले तो हर जगह। तो वो ठीक नहीं, नसीर साहब प्लेन हिंदी बोल रहे थे, तो मैंने जाके पीछे से कि सर वो थोड़ा सा भोपाली का थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा मैं को मैं, ऐसे बेसिक ओ को ओ कर दें। हाँ ठीक है। छोटा सा सीन था, हो गया, किया उन्होंने, ठीक फॉलो। मैं भी खुश, मैं कि नसीर साहब मतलब ऑफिशियली डायलॉग कोच टू नसीर साहब। मैं गया, थोड़ा 2 सीन सेटअप में थोड़ा टाइम था, तो मैं गया साइड में जाके मैंने फ़ोन लगाया, बीवी से बात की कि यार नसीर साहब को भी मैंने 2 चीज़ें बताई, ठीक है। उसके बाद अगला ही सीन था, तो हम लोग शूट कर रहे थे वाई सतारा, ये पुणे वगैरह से थोड़ा आगे है, और उसी दिन FTII उनको कुछ फेलिसिटेट कर रही थी, उनको कुछ अवार्ड दे रही थी, तो उनको पहुंचना था कि पैकअप के बाद सीधे, तो उनका था कि हमारा गाड़ी तैयार रखो, ये वो, इसके बाद सीधे जाना है वहाँ। और उनके दिमाग में थोड़ा सा वो चल रहा था कि यार अभी तक पैकअप नहीं हुआ है सब। और सिंगल शॉट सीन था, कुछ ट्रैक ट्रॉली लगा रखा था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड, और इनकी लाइनें थी। तो मैं गया और उसमें कुछ था कि हमने आपके लिए इतनी चीज़ें चुराई, इतने लैपटॉप, इतनी गाड़ियाँ, ये वो। तो मैंने ऐसे ही ले गया, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला लैपटॉप ये वो, तो मैंने बोल दिया लैपटॉप सर। तो ऐसे देखते हैं मुझे, फिर ऊपर देखते हैं कुछ, तो उन्होंने इंग्लिश में ही जस्ट सेड लेट मी टू द लाइन्स फर्स्ट, एक कुछ और शब्द भी था बीच में। तो आई जस्ट केप्ट लुकिंग स्ट्रेट फेस्ड, यस सर, ठीक है। मतलब उनका है कि आपको डायरेक्टली कुछ नहीं डांटा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया आकाश में। वहीं मैं धरती पे आ गया। अभी जो मैं चौड़ा हो रहा था, वाइफ को फ़ोन करके खुश था, तो मुझे लगा नहीं। बट ओवर द 2 months ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। कई लोगों के लिए वो बेस्ट एक्टर इन द कंट्री हैं, और वो थोड़ा सा मूडी टाइप हैं, या थोड़ा सा अपने उसमें रहते हैं, कुछ नॉवल पढ़ रहे होंगे, तो आपको बेसिकली वो देखना होता है कि कब मैं जाऊं और जाके बोलूं कि सर थोड़ा सा ये वाला वैसा वाला। तो आपको थोड़ा टैक्टफुल होना पड़ता है,
यही है। उन ऐसे कई और जो बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो आपको नए, मेरी पहली फिल्म थी वो बड़ी उड़ान, मैंने घर वो तो ऐसे ही ट्रेन की थी, इश्किया पे मैं पहली बार सेट पे था, एक बॉलीवुड सेट पे, तो उन्होंने मुझे करने दिया। तो कई बार, एक बार ऐसा भी हुआ कि एक गाड़ी में शॉट था, वो और विद्या हैं, छोटा सा शॉट था एकदम कुछ, और बाजार में कर रहे थे तो भीड़ थी, तो फटाफट रीटेक को फटाफट करते थे, हाँ एक वन मोर, तो जैसे ही कट वन मोर, तो उस बीच में जा रहा होता था बोलने, तो वो तैयार हो जाए क्लैप लेके, वो 4-5 बार ऐसे हो गया। तो छठी बार जब हुआ तो नसीर साहब ने खुद बोला, एक सेकेंड, विकास कुछ कहना चाहता है क्या है, तो फिर मैंने बताया, तो हाँ सही है। फिर एक और सेट पे मिले थे, सात खून माफ पे, तब तो बहुत अच्छे से मिले थे, तब तो ऐसा था कि दोस्ती यारी हो गई है। हाँ अरे नोट्स, हाँ मैं क्विकली, हमारे पास क्या 10-15 मिनट होगा या मुझे अभी बिल्कुल कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं कर सकते। जनरली एक्टिंग से हम लोग क्या समझते हैं? वर्ड एक्टिंग, इसको इंटरैक्टिव रखते हैं, जो जिसको लगे बोलिए। एक्ट का मतलब क्या? रिलेट करना कैरेक्टर से। नहीं, अगर जस्ट, क्या बात है सर, आपको वर्कशॉप की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बट इन द मोस्ट बेसिक ही डिड इट, द पर्सन हु आस्क्ड द क्वेश्चन, टू डू एक्टिंग। वैसे है कि अरे एक्टिंग कर रहा है मतलब झूठ बोल रहा है, मतलब नाटक कर रहा है, वो एक चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों में टू एक्ट इज टू डू, इट कम्स फ्रॉम एक्शन, ठीक है। पहले ही दिन बैरी जॉन ने हमें बताया था, तो वो क्या करते थे, कोई भी सीन वर्क या कोई भी एक्सरसाइज है, दे दिया, ग्रुप में बांट दिया लोगों को, अब ब्रीफ कर दिया, उसके बाद ग्रुप में लोग लगे हुए हैं बातें करने में, तो वो बोलते थे भैया 2 मिनट बतिया लियो, अब करो। वो करो, गलत करोगे सही करोगे तभी, ऐसे सिर्फ दिमाग में चलने से या लिखने से नहीं होगा। तो टू एक्ट इज टू डू, ठीक है। जब भी वर्कशॉप वगैरह में कहीं हो, कूद जाओ। मैं तो बोलता हूँ टू जंप, मुझे कई बार डाउट होता है यार ये मुझसे होगा नहीं होगा, अब करना तो है तो बस करो, नहीं मैं तो होता है कूद जाओ। कई बार एक्शन सीक्वेंसेस में लगता है या बहुत डिफिकल्ट सीन्स में लगता है कि होगा कि नहीं होगा, कूद जाओ, अब तो चुन लिया है। और कुछ डेफिनेशन, एक्टर का काम क्या है जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या अचीव करना है? हाँ, जिसको, सॉरी यू आल्सो सेइंग समथिंग? ओके, दैट इज वन, यस। पर ये ऑडियंस तक पहुंचने का किन्होंने बोला? बेसिकली टू कम्युनिकेट, यू आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड इमोशंस जो राइटर ने लिखा है और जो डायरेक्टर का विजन है, उसके अकॉर्डिंगली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये एक और डेफिनेशन कुछ और सुने होंगे, एक्टिंग इज व्हाट? अरे सब तो एक्टिंग एक्चुअली इज, अगर बहुत ही सिंपल फॉर्म में कहते हैं ना कि एक्चुअली वहां करना क्या होता है, ठीक है। टू डू है ऑफ कोर्स कम्युनिकेट, वो आपको अचीव करना है कि आप कम्युनिकेट कर पाए, लेकिन आपको एज एन एक्टर वहां करना क्या होता है, यू हैव टू रिएक्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि एक्टिंग मत करो, बस रिएक्ट करो, ठीक है, अच्छा को एक्टर है करेगा। उसको मैं एक बेहतर शब्द इस्तेमाल करता हूं उसके लिए, रिस्पॉन्ड करना। एक्टिंग इज रिस्पॉन्डिंग। हम सब ने पढ़ा होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस अक्सर आपका को एक्टर होगा, जो वो बोलेगा, जो वो करेगा, अक्सर यही होगा। बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, एनवायरनमेंट जो भी, लेकिन मोस्टली 85% ऑफ द टाइम्स जो वो बोलेगा उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं आजकल रियलिस्टिक, आपने सुना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस की, बहुत जगह पर अब होता है ऑनेस्ट परफॉर्मेंस, ट्रूथफुल परफॉर्मेंस, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स जो है 100% कैसे होगा, या सबसे ऑनेस्ट या सबसे ट्रूथफुल कैसे होगा? एक स्टिमुलस है, आप पहले उसे रिसीव करेंगे उस स्टिमुलस को, ठीक है। जब आप रिसीव करेंगे स्टिमुलस को 100%, तभी आप 100% रिस्पॉन्स दे पाएंगे, ठीक है। मैं धीरे धीरे ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है। आप एक्टिंग इज रिस्पॉन्डिंग, आप रिस्पॉन्ड तब कर पाएंगे जब आप रिसीव कर पाएंगे स्टिमुलस को। आपने खुद ही को ब्लॉक कर रखा है, एक्टर यहां से बोल रहा है, आप कहीं ध्यान ही कहीं और है, ठीक है। आप जब 100% रिसीव करेंगे तब आप 100% रिस्पॉन्ड करेंगे। 100% रिसीव कैसे करेंगे? जब आप 100% वहां होंगे, हाँ जी, है ना। फिजिकली तो लेट्स जस्ट अज्यूम हम होंगे, जहां खड़ा होना है, जो भी ब्लॉकिंग है,
पर मेंटली मोस्टली हम नहीं होते वहाँ पे, है ना। सीन चल रहा है, को एक्टर बोल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा होता है यूजुअली? अपनी लाइनें चल रही होती हैं यूजुअली। मेरे साथ शुरू में बहुत होता था, नाटक कर रहे हैं, अगला कुछ बोल रहा है, हमारे दिमाग में अपना चल रहा है अगला कि इसका क्यों आएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब आपका दिमाग थोड़ा सा भी वट एवर परसेंटेज बिजी है कहीं और, तो फिर जो रिस्पॉन्स तो फिर 100% आएगा ही ना। आप 100% रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। कई बार ये चल रहा होता है लाइन, कई बार चल रही होती है क्यों, कई बार चल रहा होता है कि अब हमको इसके बाद रोना है, ठीक है। कई बार चल रहा होता है कि अब ये बोलेगा, अब हम डिज़ाइन करके आए हैं कि यहाँ पर हम ये कर देंगे या जो भी करेंगे। या जो मेरे साथ भी होता है, और जितना भी आप काम कर ले हो जाएगा, यू आर ट्राइंग टू मैच अप टू एन अर्लियर परफॉर्मेंस। मेरे साथ काला पानी में 2 बार ही हुआ था, 2 बहुत टफ सीन्स में कि, और उन्हीं 2 टाइम मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। थैंकफुली बाकी सब निकल गया और वो भी हो गया, लेकिन थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि मैं जैसा कमरे में अपने रिहर्स कर रहा था, एक सीन वैसा था, मुझे लगा सीन करते करते ना, आपने पहली लाइन बोली, मुझे लग रहा है आई एम नॉट हिटिंग दैट, तो हम है ही नहीं वहाँ, वो जहाँ हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी एक और सीन था, वाइफ की डेथ का सीन। ऑडिशन इतना बढ़िया गया था हमारा, आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ। हमने ज़िंदगी में कभी भी इतना नहीं रोए थे जितना हम उस ऑडिशन में रोए थे, जो रिक्वायर्ड था। तो हमारा था, ऑडिशन होते ही मुझे एक वाइब मिल गई थी कि बेटा ये रोल तो मिल गया तोरा। लेकिन फिर जब सीन करने को आया कई महीनों बाद, तो मेरे दिमाग में वो इतना बैठा हुआ था यार, दैट इज व्हाट आई हैव टू अचीव, कि फिर हम यहाँ नहीं हो पा रहे थे। फिर जो सिंपल सी बात है कि हम अपने को एक्टर, इतनी अच्छी को एक्टर मिली है, उसको रिस्पॉन्ड करें फुल्ली, बस 100% यहाँ रहें, 100% रिसीव करें, रिस्पॉन्स दें, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम कहीं और थे। एंड द मोमेंट मैंने अपने आप को समझाया कि अरे मैं दूसरों को समझाता हूँ, उसको छोड़ो, फिर हो गया। आप 100% वहां कैसे होंगे? जब आपका सिंक होगा दूसरे एक्टर के जी, एक ये है। और जब आप, सिंकिंग ना कर पाए, हाँ, बट हाउ विल यू लिव देयर, हाउ विल यू बी 100% देयर? सिचुएशन से रिलेट कर पाए। हाँ, वो भी है। व्हाट विल इंश्योर कि आपके दिमाग में नहीं चल रही हैं आपकी लाइनें, ये वो। जब आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे कि यार जो अगली लाइन है ना मेरी, वो मैं बोल लूंगा, वो आएगा, मेरी तैयारी है, जहां पर मुझे रोना है वो हो जाएगा, ठीक है। सो 100%, ठीक है, तब आप वहां होंगे जब आप खुद पर ट्रस्ट कर पाएंगे। ट्रस्ट एक्सरसाइजेस बाकी हम करते हैं थिएटर में, ट्रस्टिंग द को एक्टर, कि आपको खड़ा कर दिया, पीछे गिरो, ठीक है, वो पकड़ लेगा, वो एक अलग चीज़ है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट यू गॉट टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि नहीं यार, मेरी तैयारी है, मुझे अगली लाइन याद है, मुझे बस अभी रिस्पॉन्ड करना है जो सामने हो रहा है, मुझे सुनना है पूरी तरह से। रिसीविंग इज बेसिकली लिसनिंग विद ऑल योर सेंसेस, ठीक है। सो अल्टीमेटली एक्चुअली एक्टिंग इज लिसनिंग। सब भूल के आप बस सुने। बहुत 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 बड़े एक्टर नहीं कर पाते हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है। एक्टिंग इज लिसनिंग, दैट इज द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ एक्टिंग। इफ यू लिसन, आपकी तैयारी ऐसी है, आप उस पर ट्रस्ट करो कि जो जब होना है आप कर दोगे, और वो आपकी तैयारी से आएगी। आपने होमवर्क कर रखा है स्क्रिप्ट पे, सब कुछ जो भी, अपनी फैकल्टीज आपकी काम करती हैं, आप रो सकते हैं, आपने उस पर काम किया है, आप हंस सकते हैं, आपको सीन में चिल्लाना है, आप चिल्ला सकते हैं, ये सारी फैकल्टीज आपकी काम कर रही हैं। जैसे कि मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ एक क्रिकेटर से, एक बैट्समैन से, ठीक है। आप नेट प्रैक्टिस करते हैं, समझ लीजिए कोई बैट्समैन है जिसको बाउंसर उसका वीक पॉइंट है, नहीं खेलना आता है। अब वो दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है कि बाउंसर भाई इतना आया तो हुक करेंगे, इतना आया तो पुल करेंगे, इतना आया तो डक करेंगे, जो भी, ठीक है। अब वो जब मैच में फेस कर रहा है बॉलर को ना, तो ये सब उसके दिमाग में नहीं चल सकता है, उसका कैसी भी बॉल आ सकती है वहां से, को एक्टर जो भी लाइन बोलेगा। फिर यू हैव टू ट्रस्ट कि आपकी तैयारी इतनी है कि बैट अपने आप वहां उठेगा जहां उठना चाहिए। तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आप जब लाइन जो भी आएगी वो बोलोगे, वही है। तो एक्टिंग इज लिसनिंग एक्चुअली, एकदम क्रक्स। As an actor, how does self-awareness play for you? Like, your body should move in a particular way, your body language is there, your expressions are there, and
the way you speak that is there. And so this was my first question. Second one is like being a Bihari, because of our mother tongue, our pronunciation are in certain way. So we are not able to speak Hindi authentically. There are like issue of sh, ra. There is issue of ja also, ja and za. So how to work on that also? वो तो मतलब उस पर मेहनत कीजिए, किसी को मुझ जैसे को ढूंढ लीजिए और उस पर बस वही हैमर इट, मतलब So we can't be Mumbai. नहीं तो ऑनलाइन आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कंपनी का नाम है, होपफुली टीचर्स डे पे लॉन्च होगा 5 सितंबर ऐप. मेरी पूरी कोशिश है कि उसको इतना सस्ता रखा जाए कि जितना वाइड रीच हो सके. ऑल दिस इज़ हैमरिंग. यू हैव टू, एक हम सब की एक कंडीशनिंग है, हम सब की एक आदत है, बचपन से हम एक तरह से बोल रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए फिर आपको नई आदत, यू विल हैव टू ट्रेन योर टंग, यू विल हैव टू ट्रेन योर माइंड. ठीक है, वो नई आदत बनानी पड़ेगी जो कि ठोक ठोक के होगा. जैसे कि मुझे एक रोल मिला था, एक शॉर्ट फिल्म थी 1 मिनट की. उसका लास्ट शॉट था कि मैंने मटन का बाइट लिया और मैं डकार मारता हूँ. अब कई लोग हैं जो बर्प कर सकते हैं, जितनी बार वो करते रहते हैं, मुझसे नहीं होता. अब मुझे रोल आया और 3-4 दिन में ही शूट था. अब था कि वो बर्प आना ही है, तो एक बचपन का फॉर्मूला था कि कुछ सोडा थम्स अप पी लो तो थोड़ा आ जाता है. लेकिन हमने फिर मेहनत की. हमने, मेरी वाइफ को आता है तो वो सिखा रही टेक्निक. वो जब वो इच्छाधारी डकारनी जो बोले तो वो सिखा रही थी. प्लस मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे कि क्या होता क्या है, समझा उसको, तो फिर मैं कुछ मैनेज कर पाया था. तो कुछ वो और कुछ थम्स अप ने हेल्प किया और मैंने कर दिया. वैसे ही एक फिल्म मिली थी जो शेल्फ हो गई, नहीं बनी. देवाशीष मखीजा बनाने वाले थे, उसमें डबल रोल था. तो उसका ओपनिंग ही सीन था कि एक ऑटो ड्राइवर है जो वर्सोवा में एक पूरे कूड़े के ढेर के सामने ही इज़ यूरिनेटिंग, और जब व्हेन ही इज़ यूरिनेटिंग तो एक कुत्ता आके भौंकने लगता है. भौंक रहा है तो ये कस के भौंक देता है तो कुत्ता डर के भाग जाता है. अब हमको था कि हमको भौंकना है, अच्छा से भौंकना है. फिर हम यूट्यूब पे गए और हमने 3-4 दिन लगा के भौंकना थोड़ा सीख लिया, जेन्युइन, कि हम भौंके तो लगे कुत्ता भौंक रहा है. तो वही है, यू जस्ट हैव टू जस्ट हैमर. होगा. जैसे मेरा अभी भी वीक पॉइंट है कि मैं खुल के हंस नहीं पाता हूँ. मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों को लगता नहीं होगा, आई एम वेरी शाय. तो यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं, बस थोड़ी अकल, थोड़ा मेहनत, वही सबसे, और लगे रहें बस. अगर जो भी है, रोना नहीं आता है, आप देखिए क्या ट्रिगर करता है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको शार्पन कीजिए, वो है क्राफ्ट. और फिर वो सब करके भूल जाइए. जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो सुनिए बस. एक्टिंग इज लिसनिंग. तो कभी ऑडिशन में ऐसा हुआ है आपके साथ, जब आप को एक्टर के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, जहाँ पे आप फ्रेशर थे, तो उसका कुछ अनुभव बता सकते हैं? जब मेरा पहला ऑडिशन था बॉम्बे में, इतना बुरा था. मतलब मैं गया, अब वहाँ वही होता था कि पता चला कि वो फलना सीरियल बन रहा है, वहाँ मड आइलैंड में ऑडिशन हो रहा है. भाग गए, जनता भाग गई वहाँ पे. कार्निक कम्युनिकेशंस करके एक प्रोडक्शन हाउस था, गए. तो वहाँ यूजुअली ये होता है कि टीवी में ना आप अपने बारे में बातचीत कर रहे होते हैं. A4 साइज़ पे लाइनें मिल जाएंगी. मैं जैसे टाई बदलता हूँ, वैसे लड़कियाँ बदलता हूँ, वैसे खुद ही कैमरे के सामने खुद ही बात कर रहे हैं, वैसा कुछ. और मुझे मिला और सब लोग वहाँ टहल के रट रहे होते हैं लाइनें. मैंने भी रटा. और फिर आपका जो एक नॉर्मल सोच होती है आपकी कि मैं इस पर मेहनत करता हूँ. तो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत से लोग कर रहे थे, आ रहे जा रहे थे. मैं कुछ 4 घंटे वहीं रुक गया. ठीक है, और मेहनत कर रहा हूँ. तो फिर मेरी आदत लगी कि मैं शब्दों में फंस गया कि एग्जैक्ट मैं कुछ और बोल दूँ तो नहीं वही, और उसमें मैं फंसता ही चला गया कि आई ओवर प्रेप्ड. एंड देन जब मेरी बारी आई तो बस मैं ऐसे था कि यार ये ख़त्म हो और मैं भागूं. तो मैंने बस लाइनें बोल दी. ठीक है, इतना नर्वस हो गया था क्योंकि आई जस्ट गॉट कॉट अप कि मुझे एक एक शब्द. फिर वो करते करते आप सीख जाते हो. यू नीड टू लर्न द सीन रादर दैन द लाइन्स. उसमें ना फंसे वर्ड टू वर्ड में. मुझे हर काम, आर्या से पहले, काला पानी से पहले, मुझे हमेशा लगा कैसे होगा. अच्छा, बड़ी आयरनी है, आई चूज़ प्रोजेक्ट्स जिसमें लगता है कि कैसे होगा, लेकिन जब आपको पार्ट मिल जाता है तो फिर देन यू आर थिंकिंग कि ये कैसे होगा. तो मेरी बीवी तो अब परेशान हो चुकी हैं कि अरे तुम्हारा हमेशा का यही है, तुम कर ही लोगे, तुम खाली ये ड्रामा करते हो. बट आई गो थ्रू हेल. पर उससे क्या होता है कि देन आई रिलाई अ लॉट ऑन प्रिपरेशन एंड देन दैट प्रिपेयर्स मी फॉर दिस थिंग. तो अब इंसिडेंट्स तो बहुत फ़नी से हैं, बहुत अजीब से हैं. एक बार गए थे तो पहले ये कास्टिंग डायरेक्टर्स वाला सिस्टम भी नहीं था. आप एक प्रोडक्शन हाउस में गए, मैं रात में गया, एक लड़का पहले कुछ रटवट रहा था, वो निकल गया. फिर मुझे भी दिया गया, मैंने सीढ़ी पे खड़े होकर याद किया. फिर मैं गया तो वो ऑफिस बॉय था जो
एंड में बंद करके जाता, कैमरा ऐसे ही रखा हुआ है, मैं गया, उसने बोला एक्शन, तो मैंने बोला तो कैमरा तो ऑन करो, तो बोल रहा है ये कैमरा है। अब उसको क्या बोलें हम कि तो किया। अच्छा, मैं थोड़ा मिनिमलिस्टिक एक्टर हूँ, कुछ लोग बोलते हैं अरे खेल जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, मैं मतलब का करता हूँ। तो फिर उसने मुझे ऐसे ही बोल दिया यही कीजिएगा आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो खैर मैं फिर वहाँ से निकल आया कि भाई इसका तो कैमरा ही आँख है, तो फिर अब तो ऐसे कई होते हैं, कई लोग होते हैं जो आप एक ऑडिशन देंगे, वो इंप्रेस हो जाएंगे, वो बोलेंगे आप ड्रामा स्कूल से हैं क्या, NSD से हैं क्या, आप इंस्टीट्यूट से हैं क्या, FTI से हैं क्या, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं, अरे बड़ा अच्छा। कुछ लोग उल्टा हैं, हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि एक ऑडिशन गया, अच्छा गया, उसने मुझे साइड में आके पूछा आप NSD गए हैं क्या, तो मैंने बोला नहीं, अच्छा है, आपके पहले वो NSD वाला देखे कितना गंदा करके गया, ठीक है। फिर वो बोल रहा है यार NSD क्यों जाता है, लोग सीखने जाता है, मतलब उसको नहीं आता है, ठीक है, वो नहीं आता है तभी तो जाता है। अलग अलग सोचते, ऐसे फनी इंसिडेंट्स होते थे, बट आई थिंक जितना आप करेंगे, वही मैंने बोला, आप तो घर में कैमरा है, आप कीजिए, आप खुद देखिए, ऑनेस्ट आंकलन कीजिए, नहीं तो मुझ जैसे को किसी को भेजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने अच्छे इंटरैक्टिव वे से अभी इस सेशन को कंडक्ट करने में हेल्प की है। और विकास सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सारी इंसाइटफुल थिंग्स भी बताई हैं, और आप जैसे कि उन्होंने कहा है उनसे कनेक्ट करने की, गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए। स्ट्रिक्टली विकास मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, vikasvinaykumar@gmail.com मेरा ईमेल है, नंबर नहीं बताए वो। और हाँ, मतलब आप कुछ भी, एनी सजेशंस, एनीथिंग यू थिंक आई कैन बी हेल्पफुल विद, आप प्लीज़, यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।